गुरुदेव जी को सादर प्रणाम एवं फेसबुक लाइव के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। प्रत्येक रविवार के भांति इस रविवार भी हम लोग उपस्थित हैं गुरुदेव जी से न्याय संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के लिए। तो मैं गुरुदेव जी को निवेदन करता हूँ कि विभिन्न समस्याओं जो समाज में व्याप्त है उसके तहत जो न्याय धर्म सभा द्वारा जो न्याय स्थापना अभियान संचालित है 111 प्रस्ताव श्री गुरुदेव जी द्वारा प्रतिपादित है जो समस्त समस्याओं का समाधान है। ऐसे ही प्रश्न हर रविवार को हम लोग गुरुदेव जी के सामने रखते हैं, तो आज ऐसे ही एक प्रश्न का समाधान गुरुदेव जी से प्राप्त करेंगे। तो मैं गुरुदेव जी को निवेदन करता हूँ कि आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। प्रणव। फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आज पुनः स्वागत है। अभी संजीव जी ने आपको बताया कि न्याय धर्म सभा द्वारा संचालित न्याय स्थापना अभियान के अंतर्गत ये कार्यक्रम संचालित है। इसमें मानवीय समाज और राष्ट्र के भीतर अथवा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो न्याय का अभाव है उसकी वजह से अनेक प्रकार के अन्याय और दुर्व्यवहार जनता के जनाधिकारों अथवा मानवाधिकारों अथवा समस्त हिताधिकारों का हनन हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि न्याय के बिना मानव समाज नहीं चल सकता। यदि न्याय का अभाव है तो समाज की सामाजिकता और राष्ट्र की राष्ट्रीयता दोनों खतरे में पड़ जाती है। मानव को मानव बने रहने के लिए न्याय धर्मिता अनिवार्य है, परम आवश्यक है। यदि न्याय धर्मिता नहीं है तो कोई भी सभ्यता, कोई भी सहजीविता पशुता में बदल जाएगी, जंगल में बदल जाएगी। सभी पारस्परिक व्यवहार शक्ति पर आधारित होने लगेंगे। तर्क के स्थान पर तलवारों द्वारा फैसले होने लगेंगे। सत्य के स्थान पर शक्ति का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि एक सत्यात्मक व्यवस्था मानवीय समाज और राष्ट्र में प्रतिष्ठित हो। उसके बिना आप कोई भी सकारात्मक आशा न करें। यदि समाज को जीवित रखना है तो सुनिश्चित रूप से न्याय धर्मिता अपनानी पड़ेगी। न्याय उचित और अनुचित के बीच का निर्णय है।
क्या चीज उचित है, क्या चीज उचित नहीं है। औचित्य का अभिप्राय एक ऐसी व्यावहारिक स्थिति से है जिसमें लोगों के समान हिताधिकार सुरक्षित रह सके। ये जो समानता है ये आत्मिक तल की समानता है। सत्य की सारी खोज ये बताती है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जो संबंध है उसमें आत्मिक दृष्टिकोण अपनाने पर परस्पर समता का व्यवहार उत्पन्न होता है। अब चूंकि मनुष्य की आत्मा समान है, जिस तत्व का ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है वो एक ही ईश्वरीय तत्व, एक ही ईश्वरीय ऊर्जा सघन होकर के पदार्थ के रूप में प्रतिष्ठित है। अब यदि एक ही ऊर्जा के सब बने हुए हैं, जैसे एक ही किसी कागज पर सभी चित्र उभरे हुए हों, तो सभी चित्रों में समान रूप से एक ही तत्व विद्यमान है। एक जैसा ही कागज सबकी रचना का आधार है। हर चित्र किस चीज का हुआ? कागज का। वैसा ही ये जगत है। उस कागजी चित्रावली के समान ये पूरा संसार है और इसमें एक ही आत्मा रूपी पृष्ठ पर अनेक प्रकार के प्राणी चित्रांकित। उन सभी चित्रों में कागज से भिन्न कुछ भी नहीं, तो वो सब एक ही हैं। इसलिए इन सभी के बीच में समाधिकारिता उत्पन्न होती है कि जब ये सब एक ही तत्व के बने हैं तो आत्मिक दृष्टिकोण से एक साम्य अवस्था उत्पन्न होती है। अब दूसरी बात यह है कि कोई बच्चा है, कोई युवा है, कोई वरिष्ठ है, कोई वृद्ध है, कोई जन्म ले रहा है, कोई किसी की मृत्यु हो रही है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, किसी में कोई गुण विशेष अभ्यासेन विकसित है तो किसी में कोई दूसरा गुण विशेष अभ्यास के द्वारा ही विकसित है। जो व्यक्ति जिस बात का ज्यादा अभ्यास करता रहता है, रियाज करता रहता है, प्रैक्टिस करता रहता है, प्रशिक्षित होता रहता है, ट्रेनिंग लेता रहता है, तो उस विशेष कार्य में, विशेष कला में वो निपुण हो जाता है। उससे संबंधित उसमें गुण कौशल का विकास हो जाता है। जैसे कोई साइकिल अगर बचपन से बार बार चलाने लगे तो जितना वो प्रयत्न करेगा उतना अच्छा साइकिल चलाना सीख जाएगा। फिर वो साइकिल चलाने की क्रिया आसानी से कर सकता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसी तरह से तमाम बातों में कोई आदमी एक अच्छा ड्राइवर हो सकता है, कोई एक अच्छा इंजीनियर हो सकता है, कोई एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है, कोई एक अच्छा वकील हो सकता है, कोई एक अच्छा प्रोफेसर हो सकता है, कोई एक अच्छा पेंटर हो सकता है, कोई एक अच्छा गीतकार हो सकता है, कोई एक अच्छा अभिनेता हो सकता है, कोई एक अच्छा नेता भी हो सकता है। राजनैतिक रूप से भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो उस कार्य को करने में सक्षम हो। कोई एक अच्छा प्रशासक हो सकता है, कोई एक अच्छा क्लर्क हो सकता है, कोई एक अच्छा दूसरा पदाधिकारी हो सकता है। इसका अभिप्राय ये हुआ
कि अभ्यासेन कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य में निपुण हो सकता है। और आप देखें कि खेलों की दुनिया में भी देखें तो लगातार वहां हर खिलाड़ी को हर मैच के पहले प्रैक्टिस कराई जाती है। तो क्यों प्रैक्टिस करना? हर मैच के आगे पीछे लगातार कोचिंग चल रही है। कोचिंग की क्या जरूरत है? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रैक्टिस से आपके अंदर गुणों का विकास होता है। कर्म ही गुण को जन्म देता है और गुणों के द्वारा ही कर्म होता है। तो गुणा कर्मसु प्रवर्तन्ते। अब देखो, गुण ही कर्म में प्रवर्तित होता है और कर्म ही गुण में प्रवर्तित होता है। गुण से कर्म, कर्म से गुण है, या कर्म से गुण है और गुण से कर्म है। पहले अंडा हुआ कि पहले मुर्गी हुआ, ये प्रश्न क्यों कहते हो ही रहेगा हर बात में। और दोनों कोइंसिडेंस से थोड़ा ये थोड़ा वो करते करते ऐसे किसी विशेष अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। वो वास्तव में दोनों एक साथ ही चल रहे होते हैं, इसलिए लोगों को पता नहीं चल पाता कि पहले मुर्गी हुआ कि पहले अंडा, पहले बीज हुआ कि पहले वृक्ष। भाई बीज बनाने के लिए वृक्ष तो जरूरी है ना, तो वृक्ष ही नहीं होगा तो बीज कैसे बनेगा? एक आम का वृक्ष है, पेड़ है, अब आम का पेड़ है तो उसी में आम फलेगा, तो उसके अंदर ही उसका बीज गुठली निकलेगा, तो उस गुठली को बो दोगे तो दोबारा खड़ा हो जाएगा, दूसरा पेड़ दिखेगा। वो बीज ही उग करके एक नए पौध के रूप में खड़ा हो जाता है, फिर एक पूरा पेड़ हो जाता है, फिर वो भी फलने लगता है। हर पूरी सृष्टि में, हर चीज में आप ऐसा ही देखते हैं। कोई चीज ऐसी नहीं है जो इस क्रिया विधि से भिन्न हो। तो जब इस पूरे दर्शन को आप समझ लेते हैं तो इस जगत में आप देखते हैं कि एक ही प्रकार की सब हर चीज की क्रिया विधि है। क्योंकि वही आत्मा है, वही प्राण है, वही प्रकृति है और वही पदार्थ है। सब कुछ, सारा जगत एक ही तत्व से बना हुआ है, इसलिए सबके साथ एक जैसी क्रियाएं होती रहती हैं। और ये सृष्टि जो है 4 आयामों में स्थित रहती, 3 आयाम जो है वो लौकिक रहते हैं, एक स्थिर रहता है। तो ये 4 आयामी पूरी सृष्टि, 5वां आयाम पूरी तरह से अव्यक्त होता है। तो अभिव्यंजना 4 आयाम के रूप में है। जैसे बीज के रूप में कोई चीज है तो आप ये समझ लें कि 4थे आयाम में है, फिर वो खुल के पूरा अपना प्रारूप विकसित कर दे तो निचला भाग, मध्य का भाग, ऊपर का भाग, पेड़ के रूप में पैदा हो जाएगा। कोई भी चीज इसी तरह की अभिव्यक्ति पर आधारित है। तो व्यक्त और अव्यक्त रूप में वही चीजें स्थित हैं। तो जब आप इसे समझ जाते हैं तो इस जगत में आपका संघर्ष खत्म हो जाता है दूसरे के साथ। फिर आपको जरूरत पड़ती है एक पढ़े लिखे ज्ञानवान व्यवहार की। सही जब ये दिख ही रहा है तो इसका मतलब एक ही 2 हुआ जा रहा है, और जब ये एक ही 2 हुआ जा रहा है तो एक ही 2 हुआ है। एक आप आम का बीज बो दें, एक पेड़ बनेगा, उसमें हजारों आम
फल जाएंगे और प्रत्येक आम को बोकर आप हजारों पेड़ बना सकते हैं। एक ही अनेक हो रहा है निरंतर सभी चीजों में, चाहे गेहूं में ऐसा करके देख लो, आम में करके देख लो, हर पेड़ पौधा जीव जंतु की यही गति है। इससे क्या सिद्ध होता है कि एक ही अनेक होता चला जा रहा है। तो ये जो अनेकता का दृष्टिकोण है ये वास्तविक नहीं होता। तत्र को मोह कहा सो कहा एकत्वम अनुपश्यत, कहते हैं उसके बाद फिर सारी दुख तकलीफ समाप्त हो जाती है यदि आप इस एकत्व को देख लें तो। सारी लड़ाई आपकी बंद हो जाती है, दूसरे के साथ खींचतान प्रत्येक बात की खत्म हो जाती है। जो अज्ञानी है वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने पास रख ले, ज्यादा से ज्यादा मकान बना ले, ज्यादा से ज्यादा जमीनें हड़प ले, ज्यादा से ज्यादा अपने पास चीजें खींच ले, हर प्रतिफल अपनी तरफ खींच के ले आए। ये अज्ञानी का दृष्टिकोण है। सतज्ञानी का दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि जब दूसरा कोई है नहीं तो किससे ज्यादा और कहां खींचना। जब उधर भी मैं इधर भी मैं तू के बीच के सारे संघर्ष ही मिथ्या हैं, तो भारत पाकिस्तान डिवाइड करके क्या करोगे, यूरोप अमेरिका डिवाइड करके क्या करोगे, एशिया अफ्रीका डिवाइड करके क्या करोगे। बेहतर ये है कि सत्य के दृष्टिकोण से जीवन अपनाया जाए। तो इस एकात्मता, इस समदर्शिता के आधार पर दो व्यक्तियों के बीच में निष्पक्ष होकर के न्याय के व्यवहार, न्याय के नियम, नीतियां और निर्णय स्थापित होने चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया में फिर ऐसा क्यों नहीं? क्या अभी तक के सभी लोग मूर्ख थे? अभी तो लगातार हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, मुस्लिम मुस्लिम में भी लड़ रहे हैं। क्यों? शिया सुन्नी लड़ रहे हैं, देवबंदी बरेलवी लड़ रहे हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लड़ रहे हैं, बौद्ध और जैन लड़ रहे हैं, हिंदू और बौद्ध लड़ रहे हैं, भारत और चीन लड़ रहे हैं, भारत पाकिस्तान लड़ रहे हैं, रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं, ईरान इराक लड़ रहे हैं। तो क्यों लड़ रहे हैं? क्या ये सब मूर्ख हैं? हाँ, इसमें शंका नहीं है, ये लगभग सुनिश्चित है कि जैसे ही कोई इस मूर्खता से मुक्त होगा, प्रत्येक पशु जंगल में लड़ रहा है तो वो क्या है? हर पशु जंगल में लड़ रहे हैं, सभी पशु लड़ रहे हैं आपस में। तो वो क्यों लड़ रहे हैं? विद्वता के कारण, ज्ञान के कारण? नहीं, सभी जानते हैं कि पशुओं में न बुद्धि है न ज्ञान। तो लड़ाई का कारण क्या हुआ? उनका मूर्ख होना। इसी तरह मनुष्य भी बुद्धिमान हो भी प्राणी, लेकिन सही और गलत का बोध ही ना करे। क्या उसे सही और गलत के बारे में पढ़ाया ही ना जाए? दर्शन की शिक्षा ही नहीं दी जाती। लोग कुरान शरीफ पढ़ा सकते हैं, लोग मनुस्मृति पढ़ा सकते हैं, लोग गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा सकते हैं, लोग बाइबल पढ़ा सकते हैं, लोग त्रिपिटक पढ़ा सकते हैं, लेकिन दर्शन नहीं पढ़ा सकते। क्यों नहीं पढ़ाते? और दर्शन नहीं पढ़ाएंगे तो कोई ज्ञान विज्ञान का निष्कर्ष नहीं पढ़ाएंगे। जैसे विज्ञान का निष्कर्ष है फिजिक्स का कि इक्वल टू mc स्क्वायर, वो तो बता ही रहा है कि यहाँ जो भी आप देख रहे हैं साधारण आंखों से, वो वास्तविक नहीं है। वो तो एक आपको कोई लोहा दिख रहा, कोई पत्थर दिख रहा, कोई सोना दिख रहा, कोई चांदी दिख रहा, कोई हिंदू दिख रहा, कोई मुस्लिम दिख रहा, कोई
भारत दिख रहा, कोई पाकिस्तान, ये सब ऊर्जा के सघन रूप हैं। चाहे पेड़ हो, चाहे जीव हो, चाहे पत्ता हो, चाहे फूल हो, चाहे फल हो, सबके सब ऊर्जा के सघन रूप हैं। चाहे कोई धातु हो, मिट्टी हो, पत्थर हो, ईंट हो, लकड़ी हो, हड्डी हो, मांस हो, मज्जा हो, कुछ भी हो, सब कुछ ऊर्जा का प्रत्येक पदार्थ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसको दर्शन में क्यों नहीं पढ़ाया जाता जब फिजिक्स में पढ़ गया? और इस पर आधारित जो शक्ति का निष्कर्षण हुआ है, उस पर तो परमाणु को बना लिया गया, इसी सिद्धांत पर आधारित आणविक थ्योरी की खोज है। तो उस पर जो शक्ति निष्कर्षित हो सकती थी उसे निकाल के तो अपना इस्तेमाल, लेकिन जो सत्य निष्कर्षित हुआ उसका कोई इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा, उसका प्रयोग क्यों नहीं हो रहा, उसे क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, और क्यों उसके अनुसार क्रियान्वयन नहीं हो रहा? उसका तो क्रियान्वयन करके परमाणु को बना लिया, और इसका क्रियान्वयन करके परम व्यवस्था क्यों नहीं बना ली? इसमें कुछ सत्य भी तो बोध हुआ है। उस बोध को बुद्धिमानों को पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा, ताकि उनकी भी बुद्धि में यह बोध हो जाए? तो वो तो बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे, लेकिन सत्य का बोध नहीं सिखाएंगे कि वो समझ जाए कि इस दुनिया में एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये शाश्वत और सनातन उद्घोष है। एकम अद्वितीयम ब्रह्म, इस ब्रह्मांड में ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है, इसलिए इसका नाम ब्रह्मांड रख दिया। ये अंडाकार ब्रह्म अर्थात ब्रह्मांड। अब एकम अद्वितीयम ब्रह्म का ट्रांसलेट क्या किया? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ईश्वर एक। एकम अद्वितीयम ब्रह्म, वह द्वितीय है, वह द्वैत है। इस ब्रह्मांड में अद्वितीयता का मतलब है कोई भी मैं और तू के बीच में द्वितीयता नहीं है। ये दोनों एक ही हैं, इनके दोनों के बीच में एकता है, अनेकता नहीं। तत्र को वहां कहा सो का एकत्व अनुपश्यत। और ये क्यों ऐसा नहीं वो पढ़ाते? शिक्षा देने वाले ही पूरी सारी संपत्ति कब्जाए हुए। तो अगर उन्होंने ये वाला पढ़ा दिया तो आप कहेंगे तो फिर सारी संपत्ति आपने क्यों धर लिया दद्दा? तो दद्दा लोग आपको पढ़ने इसीलिए नहीं देंगे। अब पूरी दुनिया में आप कितना माथा पटक लें, वो आपको मार्कशीट दे देंगे लेकिन पढ़ाएंगे नहीं। वो आपको रोटी दे देंगे लेकिन रोजी नहीं देंगे। मार्कशीट दे देंगे लेकिन शिक्षा नहीं देंगे। क्यों? शिक्षा से ज्ञान आएगा। 25 साल तक सनातन धर्म में ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, विद्यार्थी जीवन होता है। प्रत्येक हिंदू को मालूम है ये बात। कोई दुनिया का आदमी ऐसा नहीं जिसको ये पता ना हो कि सनातन धर्म वर्णाश्रम धर्म है। तो वर्ण व्यवस्था को उन्होंने, ये मेरिट सिस्टम है, इसको कास्ट सिस्टम में बदल लिया। और कास्टिज्म माने जो जिससे पैदा होगा, जो जिससे जन्मेगा, वो उस के पद पे बैठ जाएगा। अब राजा से जो जन्मेगा वो सीधे राजा जन्म लेने लगेगा। तो इंजीनियर से जो जन्मेगा वो इंजीनियर हो जाएगा। तो ऐसा हुआ कि धृतराष्ट्र आंख वाला नहीं बन पाया। पैदा तो आंख वाले से हुआ। अगर जाति से आंख वाला पैदा होता है तो धृतराष्ट्र की आंखें क्यों नहीं थी? बताएं।
वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में कन्वर्ट कर दिया किन लोगों ने? उन्हीं लोगों ने जो अब सारी संपत्ति अपने पास ही रखना चाहते थे। तो जातिवाद में क्या फायदा था कि राजा अपना जो राजमहल बनाया है वो अपने वंश में ही सट्ट से ट्रांसफर कर देता था। जो अडानी अंबानी लोग हैं धड़ से अपने ही बच्चे को ट्रांसफर कर दे सारी संपत्ति। और ये जब तक ये जाति का सिस्टम आप अडॉप्ट करके रखोगे तो संपत्ति का चक्कर है, ये जाति का चक्कर नहीं है। वो मूर्ख हैं जो जातिवाद का विरोध कर रहे हैं। ये संपत्तिवाद है। इसे जातिवाद के नाम से, वर्णवाद के नाम से और ब्राह्मणवाद के नाम से, फलावाद के नाम से ये जो बगलोल लोग वो दूसरे शिकारी हैं। एक्चुअली वो शिकारी नंबर 2 है। दूसरी तरफ आपको झूठी बात बता के और मुर्गा फंसाते रहते हैं। समस्या संपत्तियों की है, आर्थिक संसाधन की है। इसी विषय में आज एक प्रश्न है। क्या पूछा गया है कि वर्तमान समय में सभी सरकारें विभिन्न योजनाओं के द्वारा जनता को रोजी के स्थान पर रोटी उपलब्ध कराने के कार्यक्रम संचालित करती हैं। इसके पीछे क्या रहस्य? सरकारें ऐसा क्यों करती हैं? यदि यह न्याय संगत नहीं है तो इस समस्या का न्यायशील समाधान क्या है? अब देखिए, वही समस्या आई जो संपत्ति अगर इस पीढ़ी से अगली पीढ़ी में शिफ्ट करना है तो इसे कैसे करोगे? जाति को मेंटेन करोगे। वर्ण व्यवस्था अगर लाओगे तो वरीयता क्रम की जांच होगी। वर्ण क्रम टेस्ट से पता चलेगा कि किसमें कौन सा गुण है। तो एक गुण वरीय क्रम। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, गुणानुसार कर्मों के विभाग पूर्वक ये वर्ण व्यवस्था होती है। ये सब शास्त्रों में लिखा भी है। आगे एक अध्याय में गीता में पुनः इसे फिर से रिपीट करके लिखा गया है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तपो कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः, जिसका अभिप्राय ये होता है कि वो जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि 4 वर्ण कहे गए हैं, उनके कर्मों का विभाजन कैसे किया जाता है वो वर्णन है। कैसे होगा? स्वभाव प्रभवैर्गुणैः कर्माणि प्रविभक्तानि, ये प्लूरल, इन चारों वर्णों के कर्मों का विभाजन कैसे करना है? स्वभाव प्रभवैर्गुणैः, स्वाभाविक रूप से प्रभावशील गुणों के द्वारा। तृतीय लगेंगे उसको, गुणैः प्लूरल, गुणों के द्वारा। स्वभाव प्रभवैर्गुणैः, स्वाभाविक रूप से प्रभावशील गुणों के द्वारा। किसमें कौन से गुण अभी प्रभावशील हैं, अभी विद्यमान हैं? कौन से गुण प्रभावी हैं उसमें? किन गुणों का बाहुल्य है? मतलब अभाव और प्रभाव। अभाव माने किस चीज का ना होना और प्रभाव माने किस चीज का होना। तो स्वभाव प्रभवैर्गुणैः, प्रभाव कौन से गुण अभी प्रभावी हैं उनके द्वारा। कैसे पता चलेगा अभी कौन से गुण प्रभावी हैं? इसमें शारीरिक गुणक काम कर रहा है कि मानसिक गुणक काम कर रहा है कि भावनात्मक गुणक काम कर रहा है कि चेतनात्मक गुणक काम कर रहा है। 4 प्रकार के गुणक होते हैं। इनको कोशंट्स बोलते हैं। कोशंट माने गुणक, गुणक माने
गुणों का समूह। फिजिकल कोशेंट, इंटेलेक्चुअल कोशेंट, इमोशनल कोशेंट, spiritual quotient. 4 quotients are there required to be developed in human personality. तो ह्यूमन पर्सनालिटी में क्या है? 4 आयामों का विकास होना है। इट इज कॉल्ड PQ, देन IQ, देन EQ, देन SQ. तो 4 Qs are there. EQ, IQ, EQ, SQ, ये चारों गुणक हैं। स्वभाव प्रभुवैर गुणै, जिन गुणों की प्रभावता, जो गुण इस पर प्रभुत्व स्थापित किए हुए हैं, कौन गुण ज्यादा प्रभावी रूप से दिखाई दे रहे हैं, जांचो देखो। तो ये 4 गुणक हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक। 4 quotients are there. इन चारों के द्वारा ही, और एक चीज और बता दें, ये कृषि, वाणिज्य, राज्य और नेतृत्व, 4 ही कर्म भी है समाज में। एग्रीकल्चरल, कॉमर्शियल, गवर्नमेंटल और पॉलिटिकल, 4 प्रकार के ये कर्म हैं। इन चारों कर्मों के लिए इन चारों गुणों की अलग अलग जरूरत है। PQ हो तो कृषि कर्म हो जाएगा, IQ हो तो वाणिज्य कर्म हो जाएगा, EQ हो तो राजकीय कर्म हो जाएगा, पब्लिक सर्विस। और राजनीतिक कर्म करने के लिए SQ चाहिए, आध्यात्मिक गुण, आध्यात्मिकता का विकास, आपका आत्मिक आत्मचेतना का विकास। ये 4 अगर गुणक हैं तो 4 कर्म भी हैं। तो गुणानुसार कर्मों का विभाजन, क्या कहती है गीता की? गुण कर्म विभाग सा, गुणानुसार कर्मों का विभाजन। तो 4 गुणक हैं और 4 ही कर्म है कृषि, वाणिज्य, राज्य, नेतृत्व। 4 गुणक हैं PQ, IQ, EQ, SQ, या शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक। अगर ऐसा कहोगे तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो किसी को कोई सोचेगा कि अंग्रेजी में कहां बोल रहे हैं। हिंदी में गुणक कहते हैं क्वेश्चन, अंग्रेजी में उसे क्वेश्चन कहते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन, 4 क्षमताएं हैं, ये 4 कैपेबिलिटीज हैं, जो मनुष्य जिस कार्य में सक्षम है उस कार्य के लिए उसका नियोजन होना चाहिए। यही न्याय भी है। अगर आपको मान लीजिए किसी आदमी को खिचड़ी बनाना नहीं आता, अब उसी को खिचड़ी बनाने में लगा दोगे तो खिचड़ी बनेगी। हल जोतना नहीं आता, हल जोतने में ही लगा दिया। घास काटना नहीं आता, घास काटने में लगा दिया, हाथ काट लिया। जो काम जिसको नहीं बनेगा उसको कैसे करेगा? ट्रैक्टर चलाना नहीं आता, उसको उसी काम में लगा दिया तो काम होगा ही नहीं, बल्कि नुकसान होगा। इसीलिए जिसमें जो कर्म की सामर्थ्य है उसी कर्म को करें। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपना जो स्वाभाविक, यहां धर्म का मतलब कर्तव्य से, अपना जो स्वाभाविक कर्तव्य है, कर्म है, उसी को करो जिसमें स्वाभाविक तुम्हारी स्वभाव प्रभुवैर गुणै, जिसमें स्वाभाविक तुम्हारा जो प्रभावशील गुण दशा है तुम्हारी, उसके अनुसार ही कर्म करो, वरना परधर्मो भयावह। जैसे कि कोई पायलट है, अब वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया हुआ, ट्रेनिंग लिया हुआ है। अब आप बोले कि आप पायलट की कुर्सी से उतरिए, उस पर आप बोलेंगे कि आप चढ़ेंगे, और ना आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किए हैं, ना कभी ट्रेनिंग लिए हैं, ना कुछ जानते हैं उसका ABCD, अब चले आप विमान चलाने, पायलट बन गए, बैठ गए कुर्सी पे जाके। अब ये क्या है? ये उस पायलट का तो स्वाभाविक गुणक था,
लेकिन आपका अब ये स्वाभाविक गुणक नहीं रहा, तो परधर्मो भयावह, ये भयावह नहीं होने वाला है, ये भयंकर परिणाम उत्पन्न करेगा। कैसे? जैसे ही ये विमान कि यहां वहां की बटन में उंगली डाली, अब जाने कौन सी स्पीड से इंजन स्टार्ट हो जाए और टेक ऑफ कर जाए कि जमीन में घुस जाए, क्या करेगा कि आगे दौड़ जाएगा कि पीछे चल पड़ेगा कि कहां भाग जाएगा, विमान का कोई भरोसा नहीं, कहां चला जाए, जाने किधर उड़ जाए और क्या कर डाले, इसको जब कुछ कोई नियंत्रण ही नहीं इसका, उसमें जो स्विचेस हैं उनका भी पता नहीं इसमें क्या से क्या होने वाला है। तो वो परधर्मो भयावह। अच्छा, कुछ भारत के साधु इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं कि परधर्मो भयावह माने मुसलमानों का धर्म तुम अपनाओगे तो भयंकर होगा वो, ये वाला नहीं बताया गया था। तुम्हारे जैसे बकलोलों के लिए ये सब लिखा भी नहीं गया। तो ये जो चीज तुम नहीं जानते हो उसकी व्याख्या भी करने जाओगे तो ऐसा ही जरूर व्याख्या करोगे। एक तो बड़े प्रतिष्ठित अखबार का संपादक था, उसने इसी को रेफर करके एक लिखा हुआ था संपादकीय में, तो हम लोग पढ़ पढ़ के हंस रहे थे, देखो इतना बड़ा पोस्ट पे संपादक है, उसको यही पता नहीं कि काहे के लिए लिखा। वो सोच रहा है कि कृष्ण जो बात कह रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम के लिए बोल रहे हैं कि पर धर्म भया उस धर्म में न जाना भयंकर है, भयावह, अपने धर्म में रहना। देखा, अरे उस समय हिंदू मुस्लिम का चक्कर कहाँ था, उसमें तो कोई ना मुस्लिम था, ना ईसाई था, ना सिख था, ना जैन था, ना बौद्ध था, ना पारसी था, ना भाई था। जब गीता की बात हो रही है उसको कम से कम 5000 साल पुराना मान रहे हैं लोग, तो 5000 साल के तो कोई धर्म ही नहीं है सनातन धर्म को छोड़। तो शाश्वत और सनातन धर्म ये है, स्वभाव अप्रवैध नहीं, कर्म कीजिए तो ये नाटक नहीं होगा। नेतृत्व करने चले गए राजनीति, अब वहां तुम हो अभी बकलोल, अभी केवल वाक्पटुता आई है तो वाणी का चल रहा है कि आईक्यू वाला अगर राजनीति में चला जाएगा वाणिज्य कर्म छोड़ के, तो वहां राजनीति ही वाणिज्य हो जाएगी। सरकारी पदों पे चला जाएगा, पटवारी और कलेक्टर और एसपी बन गया तो वो भी वाणिज्य हो जाएगा, हर फाइल बिकेगी, हर दफ्तर बाजार की दुकान में परिवर्तित हो जाएगा बिल्कुल। और संसद में घुस गया अगर आईक्यू वाला तो संसद जो है वो बाजार हो जाएगी। एक थिएटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सारे के सारे वहां पे आर्टिस्ट, अब आप देख लें, अभिनेताओं और नेताओं में कोई अंतर इस समय नहीं दिख रहा है। अभिनेता राजनेता एक जैसी हरकत कर रहे हैं, दिन भर वो भी झूठ बोलता है फिल्मों में, हर बात। वो इंस्पेक्टर नहीं है लेकिन इंस्पेक्टर बना घूम रहा है फर्जी। तो उसी तरह से जब आईक्यू वाला इन पदों पे जाएगा तो सब ऐसा ही करेगा। जब आप मैं को तू से भिन्न मानते हैं और नेतृत्व करने गए हैं तो कैसा काम करेंगे? जाहिर है मैं को तू से भिन्न मान करके तू का सारा कुछ हड़पने की कोशिश करेंगे। हर राजनेता के घर में हजारों करोड़ की संपत्ति भरती चली जा रही है। ये चमत्कार कैसे हुआ? वो पोस्ट ऐसी है जहां खुद को ही रेवड़ी बांटनी है तो अंधा बांटे रेवड़ी और खुद से खुद को दे, और दाएं से बांटत फिरे और बाएं से धर ले। इस जेब से निकाला, बांटना शुरू किया, अपने बाएं हाथ में रख लिया और इधर बाएं जेब में डाल लिया, तो वो इधर से उधर शिफ्ट कर रहा है। सारी रेवड़ी उसकी घर ही पहुंच रही, तो सब नेताओं के घर भर रहे हैं। अब आईक्यू वाला और वहां पहुंचा, एसक्यू वाले की जगह आईक्यू वाले को बैठा दिया। अब पर धर्मो भयावह,
हो रहा है। तो ये जो प्रश्न पूछा गया है कि रोजी के स्थान पर रोटी क्यों दे दी, जब उनको सारी संपत्ति अपने पास रखनी तो आपको रोजी दे देंगे। अब अगर वो रोजी दे देंगे तो संपत्ति माने आपको देंगे, रोजी तो संपत्ति है, दुकान रोजी है, लेकिन दुकान पे नौकरी करो रोटी खाओ। नौकर बनो, गुलाम बनो, दास बनो, आप तो मालिक बनने की बात कर रहे हैं कि रोजी दे दीजिए हमको, माने खेती आपको दे दें, तो आप तो खुद ही खेती के फिर मालिक हो जाएंगे। तो फिर आप रोटी कहेंगे हम अपनी खुद ही उगा लेंगे, आप रोटी लेने नहीं जाएंगे, राशन कार्ड फाड़ के फेंक देंगे। अभी हर जनता राशन कार्ड लिए बैठी और सरकारी दुकानें क्यों खुली हुई हैं? पहले वो आपको आश्रित बनाएंगे, डायरेक्ट गुलाम बनाना ठीक नहीं, आप चिल्लाने लगे। पहले आश्रित बनो, पहले 5-5 किलो, एक उसमें है ना अमरीश पुरी वाला कोई डायलॉग है उसका, जिसमें कोई उससे कहता है कि इनको, अरे इनको आप राशन क्यों बंटवा रहे हैं? तो कहता पहले इनको फ्री का खाने का लत लगाओ, और जब इनकी लत छूट जाएगी, पहले तो पड़ जाएगी, तो जब पड़ेगी तो ये खा खा के शांति से बैठने लगेंगे, तो काम करने खेतों में जाएंगे नहीं, तो अंगूठा लगा देंगे, जमीन इसके नाम हो जाएगी कि खाना दे ही रहे। और जमीन आ गई तो बोले फिर इनको सबको इधर से उधर गुलाम में लगा दिया जाएगा। जमीनें पहले इनकी लेनी है तो इनको 5-5 किलो राशन दो। और इसीलिए सरकार ने इस दरमियान जब ये योजना बनाई कि तीनों विधेयक लाके और सारी जमीनों को उधर अपने आदमियों तक पहुंचाना है, सेठों तक, और सेठों के चंदे से सरकार बनाई गई है। सेठों ने कहा जमीन सब इधर दिलवाओ, कारपोरेट के पास जमीन होना चाहिए और ये लोग सब खेती कारपोरेट चलाएगा, उसमें ये लोग नौकरी करेंगे, मालिक केवल सेठ रहेगा। तो उन लोगों ने विधेयक बनाया, विधेयक बना के बोले कि सब कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा कर लो और जमीन सब सेठों के पास रखो और तुम लोग नौकरी के लिए आवेदन करो। और इस दरमियान 5-5 किलो राशन जारी रहा। तो फिल्म का एक एक्शन है, आप उसको देखिए, कोई फिल्म है, ढूंढ के उसका आप लोग देख सकते हैं। तो एज इट इज उसको रिपीट किया, सरकारी सिनारियो बिल्कुल उस पर ही एक्ट किया पिछले 2 सालों में। अब बड़ी तेजी से 5-5 किलो राशन पहुंचाया जाने लगा। और फिर जैसे ही पता चला कि ये जमीन के लिए आंदोलन कर दिए और जमीन शिफ्ट नहीं हो पाई, विधेयक वापस लेना पड़ा, तो कहीं सब राशन कार्ड जमा करो, हरामखोरों, अंगूठा लगा नहीं रहे उस पर जमीन पर और राशन ले रहे, सब जेल जाने वाले हैं 31 तारीख के बाद, जितने राशन लिए हैं। तैयार रहो, दौड़ दौड़ के भाग के अपना राशन कार्ड जमा कर आओ, वरना फंस जाओगे। पूरे देश में वसूली चल रही, तो तीव्र गति से राशन कार्ड सरेंडर करो। और जो महागरीब केवल पत्ता पहनता है, अब कच्चा मांस चबाता है, वही भर राशन अब प्राप्त करेगा। और जब जमीन उसके पास है नहीं, पत्ता पहन रहा है, तो अब राशन है ना, वो अंगूठा तो लगा ही है उसका, अब उसमें क्या, राशन देते रहो ताकि दूसरा कोई काम न करने लग जाए, तो सीधे भर्ती होगा गुलामी। तो फ्री का राशन जब भी कोई तुम्हें देने आए तो हाथ जोड़ लेना, और अगर पूरब से आ रहा है तो पश्चिम से निकल जाना। कभी किसी से फ्री का राशन मत लेना, वरना तुम समझ लो शिकारी दाना डालता है पहले। तो कभी किसी भी नेता से, किसी भी सरकार से, और 70 साल से आपको राशन दिए जा रहे, राशन कार्ड ही बनाया है आजादी के बाद। आजादी के बाद गुलाम बनाने की शुद्ध प्रक्रिया का आविष्कार हुआ है। राशन कार्ड सबके घर में है। राशन कार्ड
ये वो जाल है जिस पर दाने डाले जाते हैं, उस पर राशन कार्ड पर बैठ के तुम दाना चुगते हो और फिर राशन कार्ड के जरिए तुम्हारे ऊपर शासन किया जाता है। जितना खाओगे राशन उतना तगड़ा होगा तुम्हारे ऊपर शासन। तो ये भली भांति समझ लो कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और दाना डालेगा। रट लो, तोतों, कबूतरों, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा यानी राशन कार्ड बनाएगा और दाना डालेगा, माने 5-5 किलो राशन बंटवाएगा। और याद कर लो ठीक से कि हम नहीं चुगेंगे और हम नहीं फंसेंगे। और उन पंछियों की तरह इस मंत्र को रटते हुए राशन कार्ड लेके वहां पहुंच मत जाना दाने पर। वो लोग भी इसको रट रहे थे और रटते हुए बैठे और दाना, शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला और ये रट रहे थे इस मंत्र को और जाके बैठे और फंस गए। आप सभी लोग फंस चुके हो गुलामी के जाल में। किसान की जमीनें सब समाप्त कर दी जाएंगी, बनिए की पूंजी सब समाप्त कर दी जाएगी। किसान की जमीनें समाप्त की जाती हैं, लैंड रजिस्ट्री एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट, बनिए की पूंजी समाप्त की जाती है, बैंकिंग एक्ट, रेपो रेट, सारी पूंजी समाप्त और दोनों कौम गुलाम हो जाएंगे। आप अगर भूमि को आजाद कर दो, किसान हमेशा के लिए आजाद होगा, कभी गुलाम नहीं बनेगा। आप मुद्रा को आजाद करवा दो इस एक्ट से, उसमें रेपो रेट हटा दो, जैसे ही मुद्रा सामान्य ढंग से जारी होने लग जाएगी, बनियों को मौद्रिक पूंजी सुलभ हो जाएगी, उनके पास स्थूल संपदा होती है, उसको लिक्विडिटी उनको चाहिए रहती है, लिक्विडिटी ही पूंजी है। लिक्विडिटी वहां पर वो जब रेपो रेट माने ब्याज लगा देते हैं, लैंड इसकी, लिक्विडिटी इसकी, ब्याज कोई दूसरा ले रहा है, उनका कोई इस पर इंटरेस्ट बनता ही नहीं है। किसी भी बैंक का, किसी भी थर्ड पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं बनता है। यदि आपकी कोई ठोस संपदा दी गई है, उसको लिक्विड किया गया है, द्रवीभूत किया गया है, मौद्रिक तरलीकरण कहते हैं इसको अर्थशास्त्र में, तो अगर बर्फ का गोला आप लेके गए हो और उसे ही सूरज के सामने रख करके पिघला दिया गया है, वो मुहर जो रहती है सूरज गोल गोल, उसके सामने ले जाने पर पिघल जाता है ठोस संपदा, लिक्विडिटी हो जाता है। तो मुद्रा राज मुद्रा होती है, अंगूठी में जो पहने रहते थे उसी को मुहर भी कहते हैं, इसे लगा दिया जाता था तो वो मुहर लग गई। तो ये राज मुद्रा ऐसी है, ये सील, मुद्रा माने स्टैम्प, सील, दस्तखत, हस्ताक्षर। मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, लिखा और बस सील लगा, दस्तखत कर दिया। इतने के लिए संपत्ति, बर्फ का गोला आपका, तो पिघलने के बाद पानी किसका, किसका पानी, जिसका बर्फ उसका पानी। तो जिसका बर्फ उसका पानी, तो इस पर ब्याज कोई कैसे ले सकता है? इंटरनेशनल षड्यंत्र है। ये सारे सेठ चंदा दे दे करके, नेता बना बना के और अपने पक्ष में ये सारा कराए हैं। जैसे ही मुद्रा पर रेपो रेट आप लगाते हो, सारे के सारे बनिए गुलाम हो जाते हैं। पूरा वाणिज्यिक समुदाय, तो उसकी किस्मत होगी मात्र गुलामी। और जैसे ही भूमि पर रजिस्ट्री, शुल्क, लगान, टैक्स, भार जैसे ही भूमि पर लगाते हो, सारे किसान तबाह। किसान अनपढ़ गंवार आदमी बनता है ज्यादातर, पढ़ा लिखा कोई किसानी नहीं करना चाहता, लेकिन गर्मी उसको बर्दाश्त नहीं होती।
कपड़ा मिट्टी लगाना बर्दाश्त नहीं होता, पसीना से तुरंत बदबू, कहता हम जा रहे हैं साफ सुथरा कपड़ा पहनने, पंखे के नीचे बैठेगा दुकान खोल के, कहेगा वहां ठीक है, छत है, नीचे बैठ जाएगा छाया में। वहां खेत में जाता है, लकलकाती धूप पड़ते ही बनिया भाग खड़ा होता है, मोटी खाल का आदमी चाहिए। तो फिजिकली जो फिट है बहुत ज्यादा, गैंडे जैसी एकदम पावर चाहिए कि सूरज की रोशनी पड़े तो सूरज स्वतः पिघल जाए लेकिन खाल न पिघले, इसे कहते हैं किसान। आज तक किसी किसान की खाल पिघली न, सूरज कितने पिघला दिया, जाने कितने और भी पहले कई सूरज पिघला गए होंगे किसान, वो सब बुझ गए, सनी हो गए। अगर किसान पे कोई असर पड़ा हो तो बताओ, आज भी वो खेती कर रहा है। सोच लो, तो तगड़ी पार्टी चाहिए, PQ, फिजिकल कोशंट, शारीरिक गुणक, शारीरिक कैपेबिलिटी, तो इससे कृषि होता है। और ये आदमी जो इतना ताकतवर आदमी है, ये पैसा कहां से लाएगा? क्या डकैती मारे? किसको पटक पटक के ले आए पैसा? और उससे पैसा मांगोगे तो कहां से देगा? वो खेती की जमीन का पैसा चाहिए ना, वो नहीं दे सकता। उसको फिजिकल लेवल का आदमी कभी भी पैसा नहीं इकट्ठा कर सकता। तो खाए पिए बस नींद आ जाती है उसको, पैसा कहां से आएगा चिंता नहीं। जमीन सीधे मिलनी चाहिए उसको। कोई भी भूमिहीन किसान नहीं होना चाहिए। हर किसान के पास पहले जमीन 5 एकड़ प्रति परिवार की दर से प्रत्येक किसान को भूमि प्राप्ति का अधिकार संविधान में लिखा जाना चाहिए। अब बनिए को अपनी कोई भी संपत्ति की लिक्विडाइज कराने की कम से कम 1 करोड़ रुपए तक की न्यूनतम लिमिट मिलनी चाहिए कि वहां सारी लिक्विडिटी ले और सब अपना बिजनेस करो। अब कोई ब्याज नहीं, कोई शुल्क नहीं, कोई स्टाम्प चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं। क्यों वो देगा स्टाम्प? गुलाम है वो, गुलाम क्यों बनाओ? रजिस्ट्री शुल्क क्यों दे? जो उत्पादन करते हैं उत्पादन में से आप ले लीजिए जो भी पैदा होता है और उससे राजकोष बनाइए, चलाइए। आप संसाधन कल्चर इसलिए करते हैं कि संसाधन पर टैक्स लगाने का मतलब होता है संसाधन की मिल्कियत आपकी समाप्त। अब उत्पादन हो या ना हो आपको टैक्स चुकाते रहना पड़ेगा। आपको फंसाने के लिए है ये षड्यंत्र। गुलाम बनाने के सीधे नुस्खे हैं। उत्पादन नहीं संसाधन पर टैक्स लगा दो, सब गुलाम हो जाएंगे। और संसाधन नहीं उत्पादन पर टैक्स लगा दो, ये न्यायधर्म सभा का प्रस्ताव। और कोई कांग्रेस नहीं, कोई भाजपा नहीं, कोई आम आदमी पार्टी नहीं, कोई खास आदमी पार्टी नहीं, कोई भी पार्टी राजनीतिक दल न्यायधर्म सभा से बाहर कोई इस बात को नहीं बोल सकता। और न बोल रहा है, सब साइलेंट है। क्यों? वो सारे शोषक वर्ग का प्रतिनिधि मंडल है, जितनी भी पार्टी है। वो क्यों रेपो रेट हटाएंगे? वो क्यों जमीन दिलवाएंगे किसान को? खुदाई तो कब्जाएं हैं और वही नेता बने हैं। अब देख लें, जो शोषक है, जो शिकारी है, वो अपना शिकार छोड़ देगा क्या? जो आपको गुलाम बनाने वाले हैं वो आपको मिल्कियत दे देंगे क्या? जो आपको गुलाम बनाने वाले हैं वो आपको रोटी की जगह रोजी ऑफर करेंगे क्या? राशन कार्ड की जगह शासन कार्ड आपके हाथ में देंगे क्या? नेवर नेवर नेवर। इसलिए ज्वाइन न्यायधर्म सभा। अगर जिंदा रहना चाहते हो, महामारी से बचना चाहते हो, महादंड से बचना चाहते हो, महामरण से बचना चाहते हो, महागुलामी से बचना चाहते हो, तो ओनली वन एंड द फाइनल ऑप्शन इज NDS। ज्वाइन करो, ज्वाइन कराओ। जितनी जल्दी कर लोगे उतनी जल्दी छुटकारा हो जाएगा। अब भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को NDS ज्वाइन करने की जरूरत है। एकमात्र सही बात करने वाली पार्टी अब पूरी दुनिया में नहीं है कोई ऐसी पार्टी।
रियलिस्टिक है और कोई माई का लाल इसको खारिज नहीं कर सकता, वो चाहे जितना बड़ा तोप घूम रहा हो। रियलिस्टिक बात है। तो ये आप समझ गए होंगे कि वर्तमान समय में कोई भी सरकारें किसी भी देश की, केवल भारतीय बदमाश नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये नाटक है। अब वो सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे जिसकी हो पार्टी भाई, सब के सब मौसेरी लोग हैं, शोषक वर्ग हैं पूरी तरह से। और अगर वो शोषक नहीं है तो सुबह तक में किसानों को प्रति किसान 5 एकड़ भूमि घोषित करो, प्रति किसान परिवार, और प्रत्येक वणिक के लिए 1 करोड़ रुपए तक की लिक्विडिटी का कम से कम अपनी परमिशन दो तुरंत। और कुछ मत करो नौटंकी, तुम तो जमीन पर से ये नाटक खत्म करो। इस पर से संसाधन के रूप में जो जितना रजिस्ट्री शुल्क और टैक्स और नाटक कर रहे हो ये सब बंद करो, लगान। और आगे मुद्रा पर जो रेपो रेट लगाओ, केवल रेपो रेट हटाओ, 3 to all रेपो रेट, जिसको मर्जी वो वहां से लिक्विडिटी प्राप्त कर सके, हर आदमी का खाता अनिवार्य करो। आरबीआई अगर ईमानदार हो तो कर दो आज। और दुनिया की सभी सरकारों से हम अपील कर रही, दोनों काम करके दिखा दें अगर ईमानदार है। ये शोषण की सामग्री, ये सीधे सीधे शिकार बना रही हैं जनता को पूरी तरह से। और चूंकि हर पढ़ा लिखा आदमी इसको जानता है, उनकी तरफ से वो चला जाता है, तो सारे बदमाश एकजुट हैं। आम जनता के रक्त पिपासुओं, ये सीधा सीधा मामला है। इस षड्यंत्र का अब पटाक्षेप होना चाहिए। बहुत शोषण कर चुके हो आप, रेपो रेट हटा लो। अगर एक भी गरीब पकड़ा जाए, इसका मतलब रेपो रेट के माध्यम से इन लोगों ने अपना शोषण का सारा साधन सेट किया हुआ है। पूंजी को दुर्लभ कर दो तो पूंजी मिलेगी नहीं, तो सामने ये कोई उद्यम नहीं लगा पाएगा। उद्यम अपना नहीं लगा पाएगा तो अपने आप पूंजी खत्म हो जाएगी और रोटी पे आ जाएगा। नौकरी के लिए आवेदन लिए खड़ा रहेगा हर सेठ के सामने। हर सेठ की फैक्ट्री के सामने हजारों लाखों की भीड़, अपने आप ये गुलाम तैयार किए जाते हैं रेपो रेट लगाकर। एक भी आवेदन रेपो रेट समाप्ति के पश्चात नहीं आएगा, हमारा दावा है। आप पूरी तरह समाप्त करो और लिक्विडिटी खुला करो। 25 साल शिक्षा अनिवार्य करो और वहां शिक्षण प्रशिक्षण दो, ताकि प्रशिक्षण लेके वो अपनी फैक्ट्री स्वयं खोल सके। शिक्षण प्रशिक्षण अनिवार्य करो सबके लिए 25 साल, और रेपो रेट हटाओ। रेपो रेट हटाते ही जमीन भी मिल जाएगी उनको। क्यों? रेपो ये पैसे से जमीन भी मिल जाती, किसान भी आजाद हो जाएगा रेपो रेट हटा दो। रजिस्ट्री फजिस्ट्री और उसका लगान सब खत्म करो। भाई राजकोष भरना है तो उत्पादन से भरो ना, मना कौन कर रहा है? इससे ज्यादा टैक्स लो, लेकिन संसाधन से हटो। रोजी छोड़ो उनकी, रोटी का नाटक बंद करो। जैसे ही रोजी के स्थान पर रोटी किया जाता है, सब गुलाम हो जाते हैं। एग्रीकल्चरल भी गुलाम हो जाएगा, कमर्शियल भी गुलाम हो जाएगा। राजकीय पदों पर भी जो नौकरी करता है वो भी उसमें से भी 80% 85% गुलाम हो जाएंगे। और जो राजनीति में है कार्यकर्ता, उसमें भी वही 80-85% उसमें भी गुलाम हो जाएंगे। ऊपर के चंद लोग सारी चीजें होल्ड कर लेते हैं और नीचे के उनके सारे वर्कर हर फील्ड में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, राजकीय क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, सर्वत्र यही हाल होता है। तो वो जानबूझ करके आपको रोजी बंद करा के आपको गुलाम पहले बनाते हैं। गुलाम बनाने के लिए आपको रोटी, पानी, फटा कपड़ा, जूठी रोटी, सीधी रोटी भी नहीं, जूठन छूटा नहीं आपको देते हैं। आप क्या समझ रहे हैं कोई अच्छा चावल और गेहूं आपको दे रहे होंगे? ना ना ना, तो जूठन छूटन फेंका, खराब से खराब, जो उनकी भैंस भी न खाए वो बांट रहे हैं पब्लिक को।
अब पब्लिक को रोजगार की जरूरत है, भीख क्यों ले रही है? क्योंकि उसको इतना मजबूर कर दे, पहले शिक्षा रोक दी जाती है ताकि इसका जमीर भी मर जाए। शिक्षा खत्म करो, ये पशु हो जाएगा। विद्या विहीना पशुभिर समाना। तो पहले विद्या, फिर उसके बाद रोजगार। पहले विद्यालय को मारते हैं, उसके बाद ही आपके बैंक को कैप्चर करते हैं। तो विद्यालय और बैंक दोनों जिस दिन सरकारी बदमाशियों से आजाद हो जाएंगे, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया स्वतंत्र हो जाएगी। पूरी दुनिया से दो चीजें आप आजाद करो। तो ये रोजी और रोटी का सिस्टम समझ लें और इसको समझ करके ठीक से काम करें। और ये ज्यादा बंधे नहीं हो, तुम अपना इंतजाम सब खुद ही कर लो। ये दोनों काम कर सकते हो, सामाजिक दल से, राजनीति से लड़ने की जरूरत नहीं। नहीं तो आप वहां पहुंच जाओ लड़ने कि बदमाश से लड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो बदमाश जो है पहले से तोप तलवार बनाए बैठा है, तुम कौन सा तोप तलवार लिए हो? काहे लड़ो? लड़ने की जरूरत नहीं है। शैतान की जान कहीं और होती है, उससे डायरेक्ट लड़ने जाओगे तो बहुत अस्त्र शस्त्र लिए बैठा रहता है, तो तलवार, बड़े बड़े शिकंजे, बड़े बड़े नौटंकी, बड़ी बड़ी परमाणु बम सब लिए बैठा है। उससे लड़ने की जरूरत नहीं। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं लड़ो मत। जो लड़ने जाता है वो कहीं ना कहीं मूर्ख होता है, अथवा वो भी धूर्त रहता है, हाईलाइट होने के लिए लड़ने जाता है ताकि वो भी चमका सके, उन्हीं के साथ शिकारियों की लिस्ट में खुद भी घुस जाए। ये चालाक है सब, भ्रष्टाचार उन्मूलन वाले। ना आप अंग्रेजों को खदेड़ने की जरूरत है, ना मुगलों को खदेड़ने की जरूरत है, ना वर्तमान में जो चढ़े बैठे हैं हिंदू उनको खदेड़ने की जरूरत है। व्यवस्था सही बनाते रहो, सामाजिक दल पर उसे इंप्लीमेंट करते रहो, राजनीतिक दल पे इंप्लीमेंट करते रहो, सब आजाद हो जाओ। चिंता की बात नहीं, सब हो जाओगे। एक दिन सही बात का पालन करना शुरू करो, न्याय को खुद स्वीकार करो, जीवन जीना शुरू कर दो न्यायपूर्ण, अपने आप आजाद हो जाओ। न्याय ही आजादी है, अन्याय ही गुलामी है। न्याय को स्वीकार करते ही तुम्हारी आजादी का क्रम प्रारंभ हो जाता है। हम लोग ये सब आजाद करा देंगे, चिंता मत करो। ये सब बहुत सूक्ष्म बातें हैं, धीरे धीरे आप सब मुक्त हो जाएंगे। आज का चूंकि समय समाप्त हो रहा है, आप सभी श्रोताओं और दर्शकों को धन्यवाद। अगले सप्ताह हम लोग पुनः उपस्थित होंगे इसी समय 8 से 9 के बीच में। तो तब तक के लिए आप सभी